नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात की जा रही है लीडरशिप के बारे में। तो एनलाइटन लीडरशिप के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसी एक लीडर को काम करना चाहिए, क्या क्या खूबियाँ एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो कि आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एबिलिटी है, उसको जो आप एनहांस करें आने वाले समय में, कैसे आपकी डीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन सब बातों के ऊपर बात की गई, चर्चा की गई है। काफी बढ़िया आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर आपको ये काफी अच्छे तरह से मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि एक लीडर वो पर्सन होता है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ पर लीड कर सके किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए। तो यहाँ पर अगर वो अपने गोल के प्रति दृढ़ है, अगर वो अपने गोल को अचीव करने में यहाँ पूरी जान लगा दे रहा है, और यहाँ पर जो उसके साथ लोग हैं, जो उसके साथ ग्रुप हैं, उनको भी यहाँ पर मोटिवेट रख पा रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अच्छी लीडरशिप जो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक एनलाइटेड लीडर है गुरु। तो यहाँ पर अगर एनलाइटेड लीडर मतलब जिसके अंदर जागृति आ चुकी हो, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी हो, और जिसके अंदर भगवान में आस्था हो, उसके प्रति प्रेम हो, और वो सभी को एक दृष्टि से देख रहा हो, तो ऐसा एनलाइटेड लीडर, अगर कोई ऐसा लीडर हो तो यहाँ पर वो हमेशा काम करेगा स्वार्थ से परे। ओके, निस्वार्थ भावना से यहाँ पर वो काम करेगा, जिस भी गोल के प्रति यहाँ पर उन्होंने काम करना हो। तो यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि जितना भी मैक्सिमम पोटेंशियल है उसके मेंबर्स का, उनको यहाँ पर जो है ना उसको डेवलप करे, उसको यूज करे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर अपने काम को वो बांट भी सकता है, और जिस तरीके से काम निकालना है, जिस तरीके से गोल को अचीव करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि एक ऐसा नेता जिसके अंदर जागृति आ चुकी है, ओके, तो उसका यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी यहाँ पर उसका संबंध होता है, और साथ ही साथ उसका जो करेक्टर है वो भी बहुत जबरदस्त होता है। ओके, तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं कि जब आसपास की एनवायरनमेंट को देखे वो, तो वहां पर देखो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो यहाँ पर सही नहीं है, जो सृष्टि के हिसाब से सही नहीं है, जो बच्चों के हिसाब से सही नहीं है, जो एनिमल्स के हिसाब से सही नहीं है। तो ऐसी इंटेलिजेंस भी वो रखते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी प्लांटेशन का ही काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी जंगल ही लगा रहे हैं, और ऐसे भी इंसान हैं जो पूरी जिंदगी जंगल ही काट रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत तरह के इंसान देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छा करेक्टर और अच्छी लीडरशिप वही है जो दुनिया को कुछ देकर जाए, दुनिया का कुछ भला कर कर जाए। तो यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि एक अच्छा जो एनलाइटेड लीडर होता है, उसका एग्जाम्पल ऐसा हम यही ले सकते हैं कि वो एक तरह का रोल मॉडल की तरह काम करता है, दूसरे लोग उससे सीखते हैं। तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है इनसे ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मदर टेरेसा की बात करें, तो उन्होंने भी यहाँ पर सोसाइटी के लिए काम किया, उन्होंने समाज सेवा के लिए जो यहाँ पर बीमार लोग थे उनकी सेवा की। इसी की तरह बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो दूसरे के लिए जिंदगी जो है अपनी उन्होंने नशावर कर दी है। तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो प्रचार करने की बजाय ना प्रैक्टिस मतलब काम करके दिखाने में ज्यादा यहाँ पर दिलचस्पी रखता है, और जो काम करके दिखाता है वही आगे जाकर अच्छा लीडर जो है बन पाता है। और एक आइडियल लीडर की निशानी है कि वो हमेशा काम करके दिखाते हैं, सिर्फ बातें करके नहीं। आप देखो जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के समय सभी लीडर्स जो है सिर्फ बातें करते हैं, प्रचार करते हैं, सिर्फ प्रचार। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तब तक वो लीडरशिप में खामियां रहती रहती हैं। वहां पर जो है लोग हमेशा ऐसे लीडर को गालियां भी निकालते हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसा लीडर हो जो अनलाइटेड है, जिसको अंदर जागृति है, उसको पता होता है, उसको ये पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, क्या समाज के यहाँ पर फेवर में है, क्या समाज के फेवर में नहीं है, क्या यहाँ पर जो है आने वाले समय में प्रकृति को यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाने वाला है, क्या आने वाले समय में बच्चों की एजुकेशन में कौन सी चीज यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाएगी। तो इन सब के बारे में उसको अच्छी नॉलेज होती है। तो यहाँ पर उसको अपने काम की अच्छे से नॉलेज होती है, साथ ही साथ उसको अपने आप की भी नॉलेज होती है कि मैं क्या हूँ, मैं मेरी एबिलिटी क्या है, मैं कहाँ तक अप्रोच कर सकता हूँ। कहने का मतलब अपने भीतर का जो आत्मविश्वास है वो कहाँ तक है, ठीक है, वो कहाँ तक बड़ा है, और कहाँ तक मेरी अप्रोच है, कितना मैं अंदर से बड़ा हूँ। तो यहाँ पर ये भी उसको इसके बारे में भी अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। साथ ही साथ सबसे जो अहम चीज है वो है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपके बात करने का तरीका क्या है, आप कैसे बात कर रहे हैं, किस ढंग से बात कर रहे हैं, क्या आपका बिहेवियर है जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब उनकी आप समस्याएं सुन रहे हैं।
तो ये सब जो बातें हैं ना, ये मायने रखती हैं एक अच्छी लीडरशिप के लिए। अगर इन सभी बातों के ऊपर अच्छे से फोकस करके आप चल रहे हो तो आप एक अच्छी लीडरशिप दिखा रहे हो। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो यहाँ पर सबसे उसका लेवल हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपने उसको डाउन नहीं होने देना है। और साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंस कब नहीं डाउन होगा, जब आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे। अपने आप को मोटिवेशन कोई ना कोई देते रहना है। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पर स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल डेली डिस्कस होता है, तो उसका मेन मोटिव यही है कि आपको मोटिवेट रखा जाए। मोटिवेट रहेंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप रहेगा, तो आप जो भी काम करोगे आप अच्छे से कर पाओगे, अपने गोल के प्रति आप अच्छे से दृढ़ हो जाओगे। तो यहाँ पर उत्साह होना चाहिए आपको। उत्साह किस काम के लिए? जो भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहते हैं, तो एक ये भी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडरशिप की कि इनिशिएटिव लेते हैं वो दूसरों की ओर नहीं देखते कि दूसरा इनिशिएटिव लेगा तो फिर उसके पीछे हम लगेंगे, फिर वो लीडरशिप नहीं है। लीडर वो है जो यहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट कोई भी काम है किसी भी गोल के प्रति, ओके, यहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है, चाहे वो अकेला ही है, फिर धीरे धीरे उसके पीछे चलने शुरू हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर उसके पास हौसला होना चाहिए कि जो भी किसी भी मोमेंट में कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेना है, ओके, तो यहाँ पर विल पावर उसकी इतनी अच्छे से स्ट्रांग हो कि वो अच्छे से डिसीजन भी ले पाए। तो सबसे बढ़िया चीज ये भी है कि डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अच्छी दे देते हो, किसी प्रेशर के बिना आप काम कर रहे हो, तो आप अच्छा डिसीजन दे पाओगे। अगर आप प्रेशर में आ गए तो आप डिसीजन नहीं दे पाओगे अच्छा। वो डिसीजन कल को जो है, जिसके बारे में भी आपने डिसीजन लिया है, वो वहां पर हानि भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर अच्छी समझ अगर आपको किसी मुद्दे के बारे में है तो आप अच्छा डिसीजन लोगे ही लोगे। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा निस्वार्थ भावना से अपने गोल के प्रति यहाँ पर लगा रहता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसके अलावा जो एक सेल्फलेस लीडर होता है, जो यहाँ पर निस्वार्थ मतलब भावना से काम करता है, कोई ऐसा लीडर, वो हमेशा यहाँ पर इस काबिल होता है कि जैसा एक्सेलेंस का कल्चर होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि ये सबसे बढ़िया है, इसने सबसे बढ़िया काम किया, ऐसे कल्चर को वो उसको दूर करता है। और यहाँ पर कोशिश करता है कि सबको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मोटिवेट और टीम वर्क के साथ जो है हम लेकर काम करें। यहाँ पर सबको यहाँ पर जो है मोटिवेट करें, सबको यहाँ पर जो है ना बोला जाए कि आप सबने यहाँ पर अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो सूझवान लीडर होते हैं, जो समझदार लीडर होते हैं, वो कभी भी अपने काम में जो ईगो है ना उसको नहीं आने देते। जब ईगो आती है तब ये पता चलता है कि हमारा लीडर जो है वो सिर्फ अपनी बातें मनवाना चाहता है, अपने आप को ही सबसे अच्छा समझता है कि जो मैं बात कर देता हूँ वो सबसे बढ़िया है, वही जो है अगर हम लागू करेंगे तो हम किसी न किसी टारगेट पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो सियाना लीडर होता है, जो सूझवान लीडर होता है, कभी भी यहाँ पर ईगो को अपने काम के अंदर, अपने गोल के अंदर नहीं आने देता है। तो इस तरह से ये सब चीजें और इफेक्टिव हो जाती है। इसके बाद जो एनलाइटेड लीडर होता है, ओके, तो यहाँ पर जो ऐसी लीडरशिप होती है वो कभी भी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचती है। यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में सोचती है, दूसरे के बारे में हमेशा सोचती है कि दूसरे का भला हो जाए किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर जितना यहाँ पर लीडर जो ग्रो करेंगे, ओके, तो उतना ही बड़े लेवल पर जो है यहाँ पर वेल बीइंग के लिए यहाँ पर काम हो सकेगा दूसरों के। और यहाँ पर जो यहाँ पर अपने आप के बारे में सोचते हैं तो इससे ये ऊपर ये काम हो जाएगा। अगर अच्छे से लीडर यहाँ पर ग्रो होते हैं, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में सोचो। लेकिन अगर बात करें कि क्या असल मायने में भी ऐसी लीडरशिप है, असल मायने में ऐसी लीडरशिप है जो यहाँ पर सेल्फलेस होकर काम करती है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर जो नदियां हैं वो साफ कराई हैं, खुद ही इनिशिएटिव लिया और साफ करते गए और धीरे धीरे लोग भी जुड़े। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी लीडरशिप भी है जो यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में सोचती है, पेड़ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लीडरशिप भी हैं जो यहाँ पर किसी न किसी अगर पोस्ट पे पहुंचती हैं तो अपने बारे में सोचती हैं पहले कि यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को अगर मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरा कितना फायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसी लीडरशिप भी है। तो ऐसे लीडर्स की यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं तो वो हमेशा यहाँ पर डायरेक्शन देते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो हमेशा हौसला बढ़ाते हैं और कभी भी वो निराश नहीं होते, हमेशा वो आशावादी रहते हैं और आशावादी का ही सिग्नल जो है अपने मेंबर्स तक पहुंचाते हैं कि आप भी अपनी आशा को मत छोड़ें। तो यहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टीज के लिए वो प्रिपेयर होते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि टीम वर्क की क्या वैल्यू होती है, कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू होती है। इसलिए वो अच्छे तरीके से अपना जो कम्युनिकेशन है उसको भी डेवलप करते हैं और लीडरशिप जो है उसको भी अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं और टीम वर्क को यहाँ पर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
तो मोटिवेट करते रहते हैं अपनी टीम को भी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर एक्सेलेंस हमने यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूशन में अचीव करनी है ना, तो वहाँ पर काम के साथ स्पिरिचुअलिटी को भी लिंक करो, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जो यहाँ पर जो मेंबर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, ओके, तो वहाँ पर हम राइट वैल्यूज डालना शुरू कर देंगे, अच्छी वैल्यूज, जिसकी वजह से एक अच्छा एटीट्यूड जो है ना काम के प्रति उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं सात्विक एटीट्यूड। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से काम करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलेंस हम अचीव करेंगे, अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा आपका होने वाला है अगर स्पिरिचुअलिटी को भी आप जोड़कर चलते हो। तो यही था पूरा आर्टिकल, जहाँ पर बेसिकली लीडरशिप के बारे में बताया है कि कैसे आप अच्छी लीडरशिप जो है आप बना सकते हो, आप दे सकते हो लीडरशिप, और जो है किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है अगर अच्छा आपने लीडर बनना है आने वाले समय में। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं फिनटेक पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि भारत के जो फिनटेक कंपनीज है उनका कितना पोटेंशियल है और कितना पोटेंशियल आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो इसके लिए रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी इन दोनों को जो यहाँ पर जो है इवॉल्व करना होगा इसके पोटेंशियल को और इनहांस करने के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक नेगुरल इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स डायलॉग हुए हैं जब जो कि यहाँ पर करवाए गए ऑन फिनटेक, ओके। तो इन्हीं कंपनीज के ऊपर यहाँ पर जो है अवार्ड डायलॉग्स हुए जिनमें बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स अलग अलग फील्ड से आए थे और जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बताया कि फिनटेक कंपनीज की यहाँ पर क्या क्या पोटेंशियल हो सकती है, किन किन फील्ड में, और क्या थ्रेट है और क्या ज़रूरतें हैं अभी जो यहाँ पर करनी चाहिए, जो चेंजेस यहाँ पर करने की ज़रूरत है अगर फिनटेक के पोटेंशियल को और एनहांस करना है पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ पर जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जो यहाँ पर भारत में कुछ इंपॉर्टेंट फिनटेक कंपनीज है, फॉर एग्जांपल अगर पेटीएम की बात करें, फोन पे की बात करें, जस्ट मनी की बात करें, आरबीएल बैंक की बात करें, तो यहाँ पर ये कुछ जो है फिनटेक कंपनीज हैं जो यहाँ पर पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पर बात करें मेनलाइन बैंकिंग की, तो उनके साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही कंपेल करते हैं कि हम इसको यूज़ करें, पेटीएम या फ़ोन पे को। अगर हमें कोई भी यहाँ पर पेमेंट सर्विस देनी है, हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो हमारी बिहाफ पर जो यहाँ पर पेमेंट हो वो ये कंपनीज करती है हमसे पैसे लेकर, हमारे जो बैंक अकाउंट है उनसे यहाँ पर पैसा उठा के हमारे बिहाफ पे आगे पेमेंट करती हैं। तो उसके लिए कुछ चार्जेस भी यहाँ पर लेती हैं, थोड़ा बहुत 1 से 3% के बीच में, जो भी यहाँ पर ये सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में किस तरीके से हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, कैसे इनका पोटेंशियल बढ़ाएं। तो अभी समय के हिसाब से अभी यहाँ पर ज़रूरत है कि नई रेगुलेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए जिसकी वजह से ये और एक्सप्लोर हो। तो यहाँ पर बात करें अगर इंडियन बैंकिंग की, तो यहाँ पर इसके बारे में ऑथर बात करें कि जो गरीब लोग थे, जो यहाँ पर रूरल एरियाज में लोग रहते थे, तो वहाँ पर अपनी सर्विस अच्छे तरीके से इंडियन बैंकिंग जो है प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो इसी कारणवश जो इंडियन बैंकिंग है वो बदनाम रहती है कि यहाँ पर अंडर सर्व रही है। यहाँ पर जितना यहाँ पर जिस पैमाने पर काम करना चाहिए था उस पैमाने पर अच्छी सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो तब मोदी सरकार ने एक नई स्कीम निकाली थी, जन धन स्कीम। हालांकि ये स्कीम पहले भी थी, 2014 से पहले भी जो यूपीए 2 की सरकार थी वहां पर भी ये स्कीम चालू थी, लेकिन दोबारा से स्कीम का नाम बदलकर जनधन स्कीम, जनधन योजना रखा गया, जिसके तहत यहाँ पर बैंकों को फोर्स किया गया कि आप जो है ना गरीब लोग हैं, जो गांव देहात के जो गरीब लोग हैं, उनके बैंक अकाउंट खोलो। तो यहाँ पर बैंक जब फोर्स हुए तब उन्होंने जाकर यहाँ पर बैंक अकाउंट्स खोलने शुरू किए गरीब लोगों के लिए। यहाँ पर कोई भी पैसा अगर नहीं भी आपने डाला है फिर भी जो है आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। तो इस स्कीम के तहत यहाँ पर ये बेनिफिट पहुंचा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इसका जो बेनिफिट रहा है ना, जिन्होंने यहाँ पर बैंक खाता खोला है, जिन लोगों ने, जिन गरीब लोगों ने, उनको सिर्फ एक ही बेनिफिट रहा है कि उनको यहाँ पर जो सरकार बेनिफिट ट्रांसफर देती है डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, तो वही पैसे थोड़े बहुत पहुंचते हैं उन अकाउंट्स में। इसके अलावा अगर बात करें कि उन्होंने अपने खाते को यहाँ पर यूटिलाइज किया हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर ये भी अंडर यूटिलाइज रहे हैं। तो कहने का मतलब कि खाते तो खोल लिए गए, खाते तो यहाँ पर खोल दिए गए, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद वही बैंक जो थे वो खाते बंद कर रहे थे, क्योंकि वो खातों में कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, वहां पर कुछ ऑपरेशन ही नहीं हुआ, ना किसी ने पैसे डाले ना किसी ने पैसे निकाले।
तो यहाँ पर ये बेसिकली किन लोगों के बैंक अकाउंट थे, जो यहाँ पर बहुत ही गरीब वर्ग से निकल कर आते थे पूरे भारतवर्ष में। तो वहां पर भारत सरकार चाहती थी कि ये भी अकाउंट खुलवाएं, ये भी जितना का कमाते हैं उतना का सेविंग जो है अपने अकाउंट में डालें। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम से उसका ही फायदा थोड़ा बहुत पहुंचा। इसके अलावा अगर ये बात कहें कि उन लोगों ने यहाँ पर पैसे डाले, अपनी सेविंग रखी, तो ऐसा हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से बाद में बैंकों को धीरे धीरे करके ये अकाउंट्स बंद भी करने पड़े। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें फिनटेक की, तो ये कैपेबल है कि ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करें, ये क्रेडिट सर्विसेज जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करे पूरे ज्योग्राफिकली जितना भी यहाँ पर लिंक बनता है, जितना भी यहाँ पर भारत फैला हुआ है वहां पर। क्योंकि छोटे छोटे लेवल पर जो है ना, ये मास तक जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अगर किसी के पास, अगर देखो मोबाइल फोन की बात करें तो सबके पास है। तो यहाँ पर अगर एप्स की बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, तो सभी मोस्टली चला लेते हैं काम यहाँ पर। तो वहां पर अगर हम फिनटेक कंपनीज की बात करें, फॉर एग्जांपल पेटीएम की बात करें, फोन पे की बात करें, तो लोग अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए इनको यूज कर रहे हैं। तो इनका पोटेंशियल ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें इनको बैंकों के साथ। तो बैंक जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक बड़ी चेन आ जाती है, तो वहां पर ऐसी पेमेंट सर्विसेज की अगर बात करें कि वो प्रोवाइड करें, तो उनके लिए टफ हो जाता है। लेकिन अगर बात करें फिनटेक कंपनीज की, तो वो अच्छी यहाँ पर सुविधा हमें प्रोवाइड करती हैं। जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप देखते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई या अमेजन हो गया, या इसके अलावा और भी जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो यहाँ पर एक तरह से ये भी हमें होल्ड जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जितनी भी फिनटेक कंपनीज है। इसके अलावा अगर आपने कोई रिचार्ज करना है, अगर आपने किसी का बिल भुगतान करना है, तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद जो है साबित हो रही है जितनी भी फिनटेक कंपनीज भारत में अभी के लिए फिलहाल जो काम कर रही हैं। तो आगे यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम MDR भी बोलते हैं। तो इज द रेट चार्ज टू द मर्चेंट फॉर पेइंग प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। द मर्चेंट मस्ट set up the service and agree to the rate before accepting debit and credit card as payment। तो यहाँ पर एक तरह से MDR होता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर व्यापारी जो है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप अपनी कार्ड की जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस कर सके, अपना पैसा जो है ट्रांजैक्ट कर सके दूसरी किसी कोई फर्म को आपने जैसे करना है। तो यहाँ पर जो ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है ना पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर उसके द्वारा एक रेट जो है चार्ज किया जाता है, जो कि वो जो आपने अमाउंट की है उसके 1 या 3% के आसपास होता है। तो यहाँ पर उस रेट को हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ओके, तो यहाँ पर उसी पैसे से उनको इनकम आती है, रेवेन्यू आता है, जो भी आपको यहाँ पर पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। तो यहाँ पर MDR को समझने के लिए आप समझिए, देखिए एक साइड पे यहाँ पर आप अपना कार्ड स्वैप कर रहे हो। ओके, तो वहां पर आपने सपोज करो 100 रुपये आपने स्वैप किए हैं। तो यहाँ पर उस 100 रुपये में से 1 रुपया, ओके 1 से 3% की मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप सपोज करो कि 1% जो यहाँ पर अमाउंट है वो यहाँ पर बैंक जो है काट लेगा। ओके, तो यहाँ पर बाकी का जो पैसा है, ओके वो यहाँ पर भी आपने ट्रांजैक्शन की है वहां तक पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने पेट्रोल पंप में यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है, तो वहां पर 99 रुपीज वहां पर वो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो 1 रुपया है ना, वो शेयर होगा जो यहाँ पर जिस बैंक ने यहाँ पर कार्ड इशू किया है। इसके अलावा जो यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क है, जैसे आपका कार्ड जिस कंपनी का है, चाहे मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, रुपए का है, तो वहां पर और साथ ही साथ वो बैंक जहां पर जो आपको वो पॉइंट ऑफ सर्विस जो आपको मशीन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके तहत आपने वो ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह की है। ओके, तो वहां पर वो 1 रुपया वहां पर भी उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसी 1 रुपए से इनको रेवेन्यू आता है। ओके, यहाँ पर जो जिस बैंक ने कार्ड इशू किया है, जिस बैंक ने आपको मशीन प्रोवाइड की थी, चाहे वो बैंक हो सकता है जिस मशीन पे आपने ट्रांजैक्शन किया वो किसी और कंपनी की हो, ठीक है, किसी प्राइवेट बैंक की हो या किसी और सरकारी बैंक की हो, तो यहाँ पर उसके पास भी पैसा जाता है। ओके, सीधे जैसे आप यहाँ पर ATM में जाते हैं, वहां पर अपना कार्ड डालते हैं तो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बैंक वही बैंक हो जिस बैंक का आपने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस बैंक को भी यहाँ पर MDR का हिस्सा जाता है। और जो यहाँ पर पेमेंट सर्विसेज, जो पेमेंट नेटवर्क है, तो वहां पर भी ये पैसा जाता है। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर MDR का। तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया है, यही जो MDR है ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसको ही यहाँ पर स्क्रैप कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर जिसकी वजह से जो जितने भी यहाँ पर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर थे, उनका जो यहाँ पर अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो खत्म हो गया। और साथ ही साथ जो न्यू एंट्रेंस थे, जो यहाँ पर
जिन्होंने यहाँ पर एंट्री करनी थी, ओके, जिन मर्चेंट्स ने यहाँ पर और एंट्री करनी थी, उनके भी रास्ते जो है यहाँ पर बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर डायलॉग अवार्ड्स में जो भी यहाँ पर चर्चा के लिए पार्टिसिपेंट्स आए, तो उन्होंने यहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर भी यहाँ पर जोर दिया है। जितने भी यहाँ पर फिनटेक कंपनीज के पार्टिसिपेंट्स आए थे कि ये देखो, हमारा काम यहाँ पर यही है कि हमने यहाँ पर पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो हमें भी एमडीआर से रेवेन्यू आता था, अब उसको ही अब यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आरबीआई और सरकार, उनको यहाँ पर दोबारा से रीथिंक करना होगा इसको, कि आपने एमडीआर रेट को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है, खत्म ही कर दिया है। तो इसका जो आप रिस्ट्रिक्शन आपने लगाई है, आप उसके बारे में दोबारा सोचो कि उसका किसी ना किसी तरीके से नुकसान हो रहा है। जिस तरीके का पोटेंशियल है फिनटेक कंपनीज का आगे बढ़ने का, मासेस तक आगे अप्रोच करने का, उनको एक सर्विस, बेटर सर्विस प्रोवाइड करने का, उसमें कोई ना कोई यहाँ पर बाधा आ रही है, जो आपने एमडीआर को यहाँ पर खत्म कर दिया है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अगर बैंकों की बात करें, तो उनके पास उनकी जो कैपेसिटी है ना, वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि जो यहाँ पर हमें आपको जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, एक अच्छी जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ दे सकते हैं। अगर हम बात करें जो भी हम पेमेंट सर्विसेज के मामले में बात करते हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर बैंक इतने बड़े पैमाने पर कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पर उनको भी जो यहाँ पर मुसीबतें आती हैं, उनको भी यहाँ पर फिक्स करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फिनटेक में, वो आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कहने का मतलब क्या है कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है, कई बार ऐसा होता है वो ट्रांजैक्शन की जो पैसे हैं वही गायब हो जाते हैं। वो कोई ना कोई जो साइबर क्रिमिनल होता है वो हैक कर लेता है, जिसकी वजह से आप जो कस्टमर है उसका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी यहाँ पर जो है बात करनी होगी। यहाँ पर भी ये काम करने की बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी फोकस करो कि इसको कैसे गार्ड करें। तो इसके लिए भी हमें जो है टेक्नोलॉजिकल सेफ गार्ड जो है आने वाले समय में ये लाने होंगे, जो कि जो यहाँ पर हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम ट्रेन करें, उनको एजुकेट कर सके कि आपने अपनी अगर पेमेंट सर्विस को यूज़ करना है तो किस तरीके से करें, किन किन बातों का आप ध्यान रखें जिस वजह से आपका पैसा कोई दूसरा इंसान लूट के ना ले जाए। ओके, तो यहाँ पर इसकी भी एजुकेशन, इसकी भी ट्रेनिंग जो है हमें प्रोवाइड करनी होगी, अगर यहाँ पर पेमेंट सर्विसेज को अच्छे से यहाँ पर बढ़ावा देना है आने वाले समय में। सो देखिए, वैसे ही जमाना जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हो, घर बैठे आप ऑर्डर दे रहे हो, घर बैठे आपको सामान पहुंच रहा है, तो पेमेंट सर्विसेज जो भी आपको प्रोवाइड हो रही है वो भी ऑनलाइन है। तो वो भी यहाँ पर फिनटेक कंपनीज के जो ऐप है वही मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर वहां पर आपने भरोसा और बढ़ाना है लोगों का, तो वहां पर जितनी भी तरह की परेशानियां आती है ना, उनको दूर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन के समय पर भी यहाँ पर बहुत सारी खबरें आई थी कि पेटीएम को भी काफी बड़ा चूना लगा था उस समय, ट्रांजैक्शन के समय ही। तो यहाँ पर अभी भी किसी ना किसी मायने हम अगर हम देखें कि ट्रस्ट थोड़ी सी कमी है, लोग विश्वास अभी भी कम कर रहे हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग यहाँ पर इशू है ना, वही है डाटा के बारे में, कि डाटे का मिस यूज ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंट ग्रुप, ये अलीबाबा ग्रुप, ये चाइना का बहुत बड़ा ग्रुप है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा उसी की कंपनी है एंट ग्रुप। तो वो भी यहाँ पर लैंडिंग का ही काम करती है, पैसा प्रोवाइड करने का काम करती हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर क्रेडिट का डिसीजन ये नहीं लेते जब तक अच्छे से डाटे को जो अच्छे से एक बार देख ना ले। तो यहाँ पर 3000 डाटा पॉइंट्स रखे हैं जिनको यहाँ पर ये देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई इस इंसान को हम यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। तो आप इसी तरह से यहाँ पर अगर भारत के जो फिनटेक कंपनीज हैं उनकी बात करें तो ये बहुत दूर है, उनके डाटा पॉइंट्स इतने बनते ही नहीं है, वो इतने बड़े पैमाने पर देखते ही नहीं है कि अपनी कैपेबिलिटी के अंदर जितनी भी खामियां उनको कैसे दूर करें। तो यहाँ पर डिस्कशन जो हुई थी इस अवार्ड सेरेमनी में, तो यहाँ पर क्रेडिट और पेमेंट्स इनके ऊपर ही यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर जो पोटेंशियल था फिनटेक कंपनीज को, उनको हम कैसे जो है ट्रांसफॉर्म करें कि और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वहाँ पर वो भी अपना रोल अदा करें। फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, रेमिटेंस है, रेगुलेशन है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी आने वाले समय में। तो और इन सब फील्ड्स में भी आने वाले समय में फिनटेक कंपनीज काम कर सकती हैं। तो बहुत बड़ा फायदा हमें मिल सकता है अगर ये इन्वेस्टमेंट के रूप में भी आगे आती हैं, इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो रुक जाते हैं, जिनका काम रुक जाता है पैसे की कमी की वजह से, वो दोबारा से शुरू हो सकता है, जिसका आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर यही था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की है। तो बेसिकली फिनटेक कंपनीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका काम क्या है, इनका रोल क्या हो सकता है आने वाले समय में। इसके रिगार्डिंग जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कृपया इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से आप डिस्कशन दोबारा इसको एक बार पढ़ें और समझें। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं डेट मार्केट के बारे में।
तो यहाँ पर सेबी के द्वारा हाल ही में एक नया स्टेप लिया गया है कि डेट मार्केट में जो कंपनीज जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पर पैसा जुटाते हैं ना, तो उनको यहाँ पर और फैसिलिटेट किया जाए, जिसकी वजह से डेट मार्केट और अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलप हो भारत में। और जिसकी वजह से क्या फायदा होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना भारत में, तो वहां पर फंडिंग की कमी ना आए, वहां पर पैसे की कमी ना आए। तो यहाँ पर सेबी ने एक नया रूल यहाँ पर जो है, एक नया यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर पेश किया है। तो हालांकि अभी इसके बारे में यहाँ पर एक पेपर तैयार किया गया, डिस्कशन पेपर यहाँ पर आउट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नई गाइडलाइंस है वो जारी की जाएंगी। तो फायदा होगा आने वाले समय में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर फंड्स की कमी हो जाती है, या फिर कंपनीज जो पैसा जुटाती हैं बड़े पैमाने पर आगे फर्दर जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब सारा का जो सिनेरियो है, ये सारा का सारा सिनेरियो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का, डेट मार्केट का। तो इसको अगर जितना हम अच्छा करेंगे, जितना बढ़िया इसको यहाँ पर डेवलप कर लेंगे ना, तो उतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और जितनी बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, वैसे ही जल्दी से और बढ़िया तरीके से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर नए सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिज्म और रेगुलेशन चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं, तो यहाँ पर वो कुछ जो रूल्स हैं जिनको रिवाइज करने जा रही है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्ड वारंट्स की। ओके, नेक्ड वारंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर भी दो तरह के वारंट्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल वारंट, एक होते हैं नेक्ड वारंट। तो यहाँ पर क्या तब्दीली है, तो यहाँ पर देखो, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है बड़े पैमाने पर वाया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है। अगर इस रूट के तहत कोई भी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इन्वेस्ट कर रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है किसी बड़े कंपनी के, उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको अलाउ कर दिया गया है नेक्ड वारंट के थ्रू कि वो अपने शेयर को, अपने इक्विटी शेयर को कभी भी यहाँ पर जो है बेच सकता है, खरीद सकता है अपनी मर्जी से। ओके, तो यहाँ पर ये आज़ादी जो है इनको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये होता है इस इंस्टीट्यूशन के जरिए जो भी कंपनी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, वो जो है यहाँ पर अपने इक्विटी शेयर जो है वो इशू कर सकती है। तो यहाँ पर उसके बदौलत क्या होता है, ये फंड रेज करती हैं, ये पैसा जुटाती हैं। तो यहाँ पर डेट मार्केट में बेसिकली यही होता है कि पैसा जुटाती है कंपनीज। तो इसके बारे में वैसे भी बहुत सारे आर्टिकल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जहां पर भी हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करेंगे, जहां पर भी कॉर्पोरेट डेट मार्केट की बात करेंगे, तो उसका मेन मोटिव यही है कि कंपनीज जो है ना यहाँ पर वो पैसा जुटाती हैं बाहर से। लेकिन हम बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर भी पैसा ही जुटाती हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो इशू करती है अपने इक्विटी शेयर फुली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में, और जो सिक्योरिटीज है उनके रूप में। तो यहाँ पर अगर बात करें जो आईपीओज होते हैं, ओके, जो एफपीओज होते हैं, तो यहाँ पर आईपीओ जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो ऑफिसेज होते हैं, इसके अलावा जो एफपीएस हैं, ओके, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है ना, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्यूआईपी में। तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो आईपीओ, जो नॉर्मल एफपीओ होते हैं, वहां पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बायर्स होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, वहां पर क्या होता है, कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर जो है जाके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर क्यूआईपी की, तो वहां पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जो वो होते हैं जिनके पास अच्छा खासा यहाँ पर पैसा हो, जो यहाँ पर अच्छी खासी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके किसी कंपनी को। तो यहाँ पर ये सिलेक्टेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि कोई भी इन्वेस्टर आके यहाँ पर जो है क्यूआईपी के तहत जो है यहाँ पर पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे। तो यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हमेशा वही होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो यहाँ पर जिनको महारत हासिल होती है यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करने में, तो इनके पास जो अच्छा खासा पैसा हो, ओके, जो है इन्वेस्ट करने के लिए जितने भी कैपिटल मार्केट्स है वहां पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क रहता है जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, उनके बीच में। ओके, तो यहाँ पर जो भी क्यूआईपी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो कि बड़े पैमाने पर जिनके पास काफी पैसा होता है। तो यहाँ पर जो एफपीओ है, ओके, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग जिसको हम बोलते हैं, जो आईपीओ है जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है क्यूआईपी, एफपीओ और आईपीओ के बीच में।
और आगे यहाँ पर बात करें कि वारंट क्या होता है। वारंट एक तरह की ऑप्शन होती है जो यहाँ पर कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है वो यूज करती है अपने इन्वेस्टर को एक राइट देने के लिए कि वो यहाँ पर उसके इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब कर सकता है। ओके, यहाँ पर जो उसकी डेट सिक्योरिटीज है उनको सब्सक्राइब कर सकता है किसी भी प्री डिटरमाइंड प्राइस और प्री डिटरमाइंड टाइम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो वारंट्स होते हैं तो यहाँ पर ये इशू होते हैं अलॉन्ग विद देयर सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड। ओके, जैसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये भी कह देते हैं कि डेट इशू किया गया, हम ये भी कह देते हैं कि बॉन्ड इशू किया गया। तो इसके तहत इन्वेस्टर से पैसा ही लिया जाता है कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वारंट होता है उसके मुकाबले जो नेक्ड वारंट होता है तो यहाँ पर ये अटैच नहीं होता है जितने भी यहाँ पर जो फ्रेश इशू होते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर जो पुराने रहते हैं, ओके, नॉर्मल वारंट में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर फ्रेश बॉन्ड इशू हुआ, फ्रेश जो डेट इशू हुआ, तो यहाँ पर जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स आके वहां पर उसको खरीद लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी में, जिस कंपनी ने यहाँ पर डेट इशू किया हुआ है या बॉन्ड इशू किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो नेक्ड वारंट होते हैं ये अटैच नहीं होते हैं जो फ्रेश इशू होते हैं। ओके, जहाँ पर जो स्टॉक और बॉन्ड्स होते हैं जो फ्रेश इशू होते हैं उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो मैच्योर मार्केट्स होती हैं, ओके, तो यहाँ पर ऐसे जो वारंट होते हैं उनको हम एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं पूरे के पूरे जितने भी मार्केट्स हैं, बाजार है, वहां पर जहाँ की इन्वेस्टर्स का भी फायदा होता है और कंपनीज का भी फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर उनसे पैसा यहाँ पर इकट्ठा किया होता है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वारंट्स डिफर फ्रॉम कॉल ऑप्शंस एसेंशियली इन द एक्सटेंडेड टाइम अवेलेबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू बाय द सिक्योरिटी इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर वारंट्स इशू होते हैं तो यहाँ पर जो इसका समय काल है, ओके, तो यहाँ पर जो इसका समय काल प्रोवाइड किया जाता है कि अगर ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है किसी को कि आप सिक्योरिटी जो है बाय करो, जो बॉन्ड है उसको खरीदो, तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसका यहाँ पर कितना जरूरी होता है जो टाइम मैनेजमेंट होता है वहां पर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वारंट इशू कर रहे हो जहाँ पर नेक्ड वारंट है, चाहे कोई नॉर्मल वारंट है जिसके तहत यहाँ पर कंपनी जो है पैसा जुटाएगी, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी सवाल है अभी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो नया मूव यहाँ पर सेबी के द्वारा लिया गया है, जो यहाँ पर नेक्ड वारंट की यहाँ पर रूल्स उनको एनाउंस किया गया है, तो उसकी वजह से क्या फायदा होगा कि जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स है ना, जो यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पाइपलाइन में, तो यहाँ पर उनको फायदा होगा, वहां पर अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में पहुंच सकेगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, खासतौर पर जो हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होते हैं कि जो मतलब टाइम लगता है प्रोजेक्ट को बनने में, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी बनेगा, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पर फायदा भी होगा, और उतने ही बड़े पैमाने पर हमें फंडिंग भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर QIP यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन रखी गई है, तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव रूट हो सकता है, जिससे आने वाले समय में जो पार्टिसिपेशन है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके द्वारा और पार्टिसिपेशन बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ पर इनकी भी बात कर रहे हैं कि इनके थ्रू भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है QIP के तहत। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है भारत का, क्योंकि प्रॉब्लम यही रहती है कि प्रोजेक्ट्स तो शुरू हो जाते हैं लेकिन बाद में फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, फंड खत्म होने की वजह से प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है, और जब प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है तो यहाँ पर जहाँ से यहाँ पर पैसा उठाया होता है उनको तो यहाँ पर इंटरेस्ट चाहिए, इन्वेस्टर्स को तो इंटरेस्ट चाहिए, तो वो तो जाता रहता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट निकल के आ जाती है जब उस प्रोजेक्ट का एंड होता है। अगर सपोज करो प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला गया कि 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, तो उसकी जब पूरी लागत निकलती है ना, जब वो कंप्लीट होता है, तो कभी कभी 1 लाख करोड़ तक भी पहुंच जाता है। तो उसका मेन रीजन होता है डिले, जितना ज्यादा डिले होगा उतना ज्यादा खर्चा जो है, ब्याज जो है वो बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर जो है कोई एक्टिविटी नहीं हो, दूसरी तरफ एक्टिविटी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पर पैसा खत्म हो गया है, पैसा चाहिए किसी भी काम को चलाने के लिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा इकोसिस्टम चाहिए कि जहाँ जिस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर फंड्स है उनको यहाँ पर इकट्ठा कर सके फ्रॉम पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, तो इनको भी हम यूज कर सकते हैं, तो इनके फंड को भी हम आने वाले समय में यूज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में। तो यहाँ पर पेंशन और इंश्योरेंस की अगर एसेट्स की बात करें ना, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो 55 लाख करोड़ से ज्यादा जो हो चुकी है अभी तक। ओके, तो यहाँ पर इनको भी हम जो है यूज करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। ओके, जिस वजह से जितना भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में डिले होता है वो नहीं होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर पॉलिसी को यहाँ पर जरूरत है कि जो एक्टिव डेट मार्केट है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं,
स्टेप बाय स्टेप इनमें जो है यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ओके, यहाँ पर जो जिस तरीके से भी यहाँ पर काम करते हैं कि फंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो भी क्रेडिट होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, जो भी करेंसी रिस्क होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा अगर हमने अच्छे तरीके से डेट मार्केट को यहाँ पर डेवलप करना है। तो यहाँ पर सेबी इसी रास्ते के ऊपर यहाँ पर अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ऐसी आशा की जा रही है कि सेबी और भी यहाँ पर आने वाले समय में ध्यान रखेगी और तरीके से यहाँ पर काम करेगी। देखो, सेबी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका काम ही यही है कि ऐसी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको यहाँ पर प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए ये नए रूल्स बनाती है, नए यहाँ पर जो है गाइडलाइंस जारी करती हैं अलग अलग महकमे की ओर। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है सेबी का यही होता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर एक बूस्ट लाया जाए ताकि भारत की इकोनॉमी को तरक्की मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो आए, एफडीआई आए, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ना उनमें डिले ना आए, वो जो है काम चलता जाए और भारत की इकोनॉमी को एक स्मूथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता जाए आने वाले समय के लिए। तो यही था ये पूरा आर्टिकल। आई होप आपको सारे आर्टिकल अच्छे लगे हैं। तो कृपया लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।